वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या थी और वक्फ बोर्ड में जो बदलाव की बात हुई सामने आ गई, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, मेरे एक हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में ये वक्फ कानून है। पहली बात तो भारत के संविधान में WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। ये तो एक देश में दो विधान चल रहा है, एक देश में दो विधान चल रहा है, इसलिए मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है। नहीं, ये कहते कैसे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है? भाई कुछ इनके पास सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं या कुछ पेपर या कुछ होता है, कैसे कह देते हैं? 2013 में जो इसको चेंज किया वक्फ बोर्ड को, उसमें तो कोई जांचने का कोई तरीका ही नहीं छोड़ दिया कि मतलब वो जिसको भी कह दे, बस ये इतना कह दे यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाता था तो वो हो गई वक्फ की प्रॉपर्टी। अनलिमिटेड पावर के कारण क्या हुआ कि खेल का मैदान, चारागाह, गोचर जमीन, बंजर जमीन, शादी विवाह के लिए जो गांव देहात में छोड़ा जाता है कि भाई शादी विवाह यहाँ होगा नहीं, कि पब्लिक प्लेस छोड़ दिया जाता है, वो सारी जमीनों पे कब्जा करता जा रहा है। ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि वक्फ होता क्या है, वो जाके सीधे नोटिस देता, बोले जी एक काम करो, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को खाली करो। आदिवासियों की जमीन पे कब्जा हो रहा है, तो गुंडागर्दी चल रही है एकदम। उड़ीसा में आपका कालाहांडी वाला एरिया, वहां के उठा के देख लीजिए। वक्फ बोर्ड अमीरों को नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन करता है और ट्राइबल्स को नोटिस भेज के उनको कन्वर्जन करता है। आपने पेपर में नोटिस दे दिया कि भाई ये जमीन वक्फ की है, जिसको अपना जवाब देना है दे। 1 महीने के अंदर जवाब नहीं दिया तो वो जमीन वक्फ क्यों हो गई? वक्फ के मामले में डीएम कुछ नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड अगर कह देगा कि भैया ये जमीन वक्फ की है, इसको खाली कराओ, तो डीएम को अपनी फोर्स ले जाके खाली करवाना पड़ेगा। दुबई, बहरीन, ऐसे बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं और वहां जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पे एक भी मजार नहीं है, क्योंकि मजार बनाना, मजार पे जाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, हराम है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब मैंने ये वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया, मेरे पास 100 से ज्यादा मुस्लिम्स के फोन आए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और आज भी जब ये आया कि भाई पार्लियामेंट में बिल आ रहा है, तो मेरे पास दुनिया भर के फोन आ रहे हैं कि संविधान में आप बदलाव कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, जब संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं ओवैसी साहब को चैलेंज करता हूं, इस भारत के संविधान में एक बार वो मुझे WAQF वक्फ शब्द दिखा दे। क्योंकि दाढ़ी वाढ़ी ओवैसी साहब बढ़ा लिए हैं, तो वो भी मानते हैं कि वो जो कहेंगे सब उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, मानेंगे। ओवैसी साहब की 90% बातें झूठ होती हैं। मुझे लगता है कि आप एक स्पेशल क्लास लगाएंगे संविधान की कि आइए ओवैसी जी, मैं आपको बताता हूं कि क्या है संविधान। आपके माध्यम से ओवैसी जी को कह रहा हूं कि एक बार आए, मैं उनको संविधान की इंटरप्रिटेशन करके मतलब अश्विनी जी की पाठशाला एकदम। मैं ओवैसी जी को खासतौर पे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बाकी पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमियत में लोग उतनी संविधान की बात नहीं करते, बार बार वो करते हैं, और वो बैरिस्टर हैं, वो बाहर से पढ़ाई वढ़ाई करके आए हैं। मेरे को नहीं लगता वो कौन सा जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं है कि मैं अपनी बात को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कहूंगा तो और स्ट्रांग होगी, लोग विश्वास कर लेंगे। वो अपनी ही कौम को बरगला रहे हैं, अपनी ही कौम का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद के फायदे के लिए। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ओवैसी हैं। तो वक्फ बोर्ड, जिसको लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है, हर किसी के अपने तर्क हैं, हर किसी की अपनी बातें हैं, लेकिन उन तर्क और उन बातों के बीच में आज हम आपको असलियत बताएंगे। वो असलियत जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई है, जो किसी ने आपके सामने नहीं रखी। वो सच जो अभी तक छिपाने की कोशिश की गई, वो क्या कुछ है आज हम सीधे सुनेंगे अश्विनी उपाध्याय जी की जुबानी, जिन्होंने इस मामले में पिटीशन फाइल की और सबके सामने सच लाने की कोशिश की गई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत थ्योरीज हैं, वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या थी और वक्फ बोर्ड में जो बदलाव की बात हुई सामने आ गई, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, मेरे एक हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में ये वक्फ कानून है। पहली बात तो भारत के संविधान में WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल, ये शब्द भारत के संविधान में कहीं है ही नहीं है। जो लोग बार बार वक्फ के समर्थन में आ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे संविधान का वो पेज बताइए, वो आर्टिकल बताइए जहां पे वक्फ बोर्ड का प्रावधान है। ये जो वक्फ एक्ट बना है, ये सबसे पहले इसको नेहरू जी ने बनाया 1954 में, उसको इंदिरा जी ने मजबूत किया, फिर राजीव गांधी जी ने मजबूत किया, 1995 में नरसिम्हा राव जी ने मजबूत किया और 2013 में मनमोहन सिंह जी ने मजबूत किया। ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका एक नहीं कई कारण है। इसको मैंने जब चैलेंज किया हुआ है, पहली बात तो भारत में 20 ट्रिब्यूनल चलते हैं, NGT है और भी अलग अलग ट्रिब्यूनल है। भारत में एक ही ट्रिब्यूनल है जो रिलीजन के आधार पे बना हुआ है। बाकी जितने ट्रिब्यूनल हैं वो जेंडर न्यूट्रल है, रिलीजन न्यूट्रल है। वहाँ पे मतलब आप किसी एक रिलीजन के लिए नहीं बना हुआ, चाहे NGT हुआ, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल होते हैं, GST का ट्रिब्यूनल है और भी ट्रिब्यूनल है,
वो किसी एक उसके लिए नहीं बना हुआ है। विमेन कमीशन बना हुआ है, सबके लिए बना हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, सबके लिए बना हुआ है। ये पहला है जहां पे वक्फ ट्रिब्यूनल बना है केवल वक्फ के लिए। संविधान कहता है राइट टू इक्वलिटी, सब लोग एक समान है। यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम सब समान है। जब सब समान है तो हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है, जैन के लिए जैन बोर्ड क्यों नहीं है, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड क्यों नहीं है, सिख के लिए सिख बोर्ड क्यों नहीं है, ईसाई के लिए ईसाई बोर्ड क्यों नहीं है, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड क्यों नहीं है, बहाई के लिए बहाई बोर्ड क्यों नहीं है, पारसी के लिए पारसी बोर्ड क्यों नहीं, केवल और केवल मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड। तो ये संविधान के बिल्कुल, संविधान की जो भावना है ना, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए एक समान हो उसको कहते हैं संविधान। ये तो मतलब एक कम्युनिटी के लिए एक विधान है, बाकी के लिए सबसे अलग। भारत में ऑलरेडी जो अगर कोई दान करना चाहता है, चाहे पारसी डोनेट करना चाह रहा हो अपनी जमीन, या क्रिश्चियन करना चाह रहा हो, हिंदू करना चाह रहा हो, जैन, पारसी कोई भी करना चाह रहा हो, उसके लिए बाकायदा चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है, इंडाउमेंट एक्ट है, चल रहा है। सब अपनी जमीन डोनेट करें, वहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। भारत का संविधान कहता है कि जो जमीन का विवाद है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, जूनियर सिविल जज के यहां जाएगा। अब बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई के जमीन का डिस्प्यूट तो चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो इनका इसमें चलेगा, लेकिन अगर वो मुस्लिम की जमीन का मामला है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। ठीक है, तो एक देश में दो विधान चल रहा है, एक देश में दो विधान चल रहा है, इसलिए मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है। और जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, अभी हंगामा कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आ चुके हैं कोर्ट में। इनके पास कोई दम नहीं है जवाब देने का, कोर्ट में कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे, तो इसलिए टीवी के सामने हल्ला कर रहे हैं, पार्लियामेंट में हल्ला कर रहे हैं। और वैसे तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार की कोशिश है वक्फ की जमीनों को छीन लेने की। वैसी बैरिस्टर हैं, वैसी वकालत किए हैं। मैं पूछ रहा हूँ, ये भारत का संविधान लेके पूछ रहा हूँ कि मुझे इस पूरे संविधान में एक मुझे वो पन्ना बता दीजिए, एक आर्टिकल बता दीजिए जहां एक शब्द, ट्रिब्यूनल तो छोड़ दो, वक्फ बोर्ड छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, एक WAQF नाम का शब्द मुझे इस भारत के संविधान में दिखाओ। वक्फ जैसा शब्द कहीं है ही नहीं भारत में। तो सर इनको इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे कर दिया गया, इतनी शक्तियां कहां से आ गई? केवल और केवल अपीजमेंट के कारण, केवल और केवल तुष्टीकरण के कारण, और इस इतनी अनलिमिटेड पावर दिया। खासतौर पे 1995 में इसको बहुत अनलिमिटेड पावर दिया, और 2013 में कांग्रेस की सरकार ने तो पूछे नहीं, मतलब ऐसी शक्ति दे दिया कि तमिलनाडु के एक गांव को कह रहा है ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। हाँ, यस, ठीक है, एक 1500 साल पुराने मंदिर को कह रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी है। और आज इस अनलिमिटेड पावर, ये कहते कैसे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है? भाई कुछ इनके पास सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं, या कुछ पेपर या कुछ होता है, कैसे कह देते हैं? 2013 में जो इसको चेंज किया वक्फ बोर्ड को, उसमें तो कोई जांचने का कोई तरीका ही नहीं छोड़ दिया कि मतलब वो जिसको भी कह दे, बस ये इतना कह दे यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाता था तो वो हो गई वक्फ की प्रॉपर्टी। वो कह दे यहाँ पे औरंगजेब का जो है कभी यहाँ पे आके कुछ घूमा टहला था, ये तो गजब रूल है। मतलब वही तो कह रहा हूँ। और इस अनलिमिटेड पावर के कारण क्या हुआ कि खेल का मैदान, चारागाह, गोचर जमीन, बंजर जमीन, शादी विवाह के लिए जो गांव देहात में छोड़ा जाता है कि भाई शादी विवाह यहाँ होगा नहीं, पब्लिक प्लेस छोड़ दिया जाता है, वो सारी जमीनों पे कब्जा करता जा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों पे कब्जा करता जा रहा है, हिमाचल के जंगलों पे कब्जा करता जा रहा है, मध्य छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरियाज हैं जहां उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि वक्फ होता क्या है, वो जाके सीधे नोटिस देता, बोले जी एक काम करो, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को खाली करो। आदिवासियों की जमीन पे कब्जा हो रहा है, तो गुंडागर्दी चल रही है एकदम। उड़ीसा में आपका कालाहांडी वाला एरिया, वहां के उठा के देख लीजिए। तो ये जो वक्फ बोर्ड है, जहां पे लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं ना, वहां ज्यादा इसने उत्पात मचा रखा है, वहां पूरी जमीनों को कब्जा कर रखा है। बड़े लोगों को नोटिस भेज के वसूली करता है, और छोटे लोगों को नोटिस भेज के उनको खाली करा लेता है, उनको पता नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, तो सही तो अपने देश में वो काम हो रहा है जो चाइना करता है, विस्तारवादी नीति। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। झबुआ जो है वो भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है। वक्फ बोर्ड का ऑफिस केवल राजधानी में होता है, तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस केवल भोपाल में है। अब ये वक्फ बोर्ड झबुआ में आदिवासियों की जमीन पे नोटिस भेजता है कि ये जमीन आदिवासी की है। झबुआ के आदिवासी ने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी है। भाई वो आदिवासी है, ट्राइबल है, उसको क्या लेना देना, वो कभी न थाने जाता है, न तहसील जाता है, न अपने जिले में जाता है, उसको लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अब उसको नोटिस भेजता है, फिर कहता है कि भाई एक काम करो, अगर तुम्हें अपनी जमीन बचानी तो कन्वर्ट हो जाओ। तो वक्फ बोर्ड अमीरों को नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन करता है, और ट्राइबल्स को नोटिस भेज के उनको कन्वर्जन करता है। ये धर्मांतरण का धंधा भी कर रहा है, धर्मांतरण का भी धंधा हो रहा है। इसमें कानून में ये भी लिखा हुआ है कि आपने नोटिस आपने पेपर में नोटिस दे दिया कि भाई ये जमीन वक्फ की है, जिसको अपना जवाब देना है दे। 1 महीने के अंदर जवाब नहीं दिया तो वो जमीन वक्फ की हो गई। तो होता क्या है कि छोटे छोटे ऐसे अखबार में नोटिस देता है जो अखबार कोई पढ़ता ही नहीं है। भारत में ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ फॉर्मेलिटी के लिए भारत में ऐसे अखबार भी हैं जिनको कोई नहीं पढ़ता, वो केवल ऑफिस में छपते हैं।
तो उस ऑफिस में लगवा दिया कि भाई नोएडा का सेक्टर 151 का ये जो पार्क है ये पूरा वक्फी प्रॉपर्टी है। अब वो पेपर किसी ने पढ़ा ही नहीं, 1 महीने बीत गया, उसके बाद अपने नाम करा लेता है। अनलिमिटेड पावर कैसी है कि डीएम भी वक्फ बोर्ड के नीचे है। वैसे जो कलेक्टर होता है, डीएम होता है, जिले का मालिक होता है। हाँ जी। लेकिन वक्फ के मामले में डीएम कुछ नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड अगर कह देगा कि भैया ये जमीन वक्फ की है, इसको खाली कराओ, तो डीएम को अपनी फोर्स ले जाके खाली करवाना पड़ेगा। डीएम ये नहीं कह सकता कि नहीं ये जमीन वक्फ की नहीं है। इतना ज्यादा उसको कांग्रेस ने अनलिमिटेड पावर दिया है। और ये दोनों महापाप हुए 1995 में और 2013 में। ये दोनों कांग्रेस सरकारों ने किया। तो अश्विनी जी, आपकी बातचीत से एक बात तो बहुत क्लियर हो रही है कि अगर इस तरह से इन्होंने लैंड ली हुई है, इसका मतलब कि ये है कि वक्फ के पास दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जितनी पूरी उनकी जमीन होगी उससे ज्यादा भारत में वक्फ के पास होगी। देखिए, वक्फ के पास अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो 9 लाख प्रॉपर्टी है, और अगर उसका एरिया देखें तो 10 लाख एकड़ जमीन है। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जिनका एरिया 10 लाख एकड़ से कम है। 50 देशों के एरिया से ज्यादा जमीन हमारे भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। तो अपना अलग देश तो नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूं। मालदीव का टोटल क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सिंगापुर का टोटल क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है और भारत के पास वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। डेनमार्क के पास 3,45,000 एकड़ जमीन, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। फिनलैंड के पास 3,90,000 एकड़ जमीन, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। मॉरिशस के पास 5 लाख एकड़ जमीन, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन, यानी मॉरिशस का दुगुना जमीन भारत वक्फ बोर्ड के पास है। लग्जमबर्ग के पास 6 लाख एकड़ जमीन, साइप्रस के पास 8 लाख एकड़ जमीन, जॉर्जिया के पास 9 लाख एकड़ जमीन और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन। तो दुनिया के 200 देशों में से 50 देशों का जो एरिया है उससे ज्यादा जमीन भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। सरकार के बाद सबसे जो ज्यादा जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और कहते नहीं, संविधान कहता है रिलीजन के आधार पे कोई बोर्ड नहीं बनेगा, रिलीजन के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा। रिलीजन के आधार पे बोर्ड बना है, रिलीजन के आधार पे ट्रिब्यूनल बना है। सबसे बड़ी बात ये वक्फ बोर्ड का जो कॉम्बिनेशन क्या है कि वक्फ बोर्ड में एक एमएलए होगा, वो मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक एमपी होगा, मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक आईएएस ऑफिसर होगा, वो मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक टाउन प्लानर होगा, इंजीनियर होगा, वो भी मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक एडवोकेट होगा, वो भी मुस्लिम होगा। तो सभी तो मुस्लिम है ना फिर? वक्फ बोर्ड में एक मुतवल्ली होगा, स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम होगा। वक्फ बोर्ड में एक स्कॉलर होगा, वो भी मुस्लिम होगा। तो 7 के 7 तो मेंबर्स मुस्लिम होंगे, लेकिन उनका जो वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, उनका जो खर्चा है वो वक्फ बोर्ड नहीं देगा, उसको भारत सरकार देगी। यानी हमारे आपके टैक्स के पैसे से, जो कॉमन मैन है, जो जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके पैसे से वक्फ बोर्ड चल रहा है। नहीं तो सर, एक बात मुझे बताइए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है तो फिर भारत सरकार दे क्यों रही थी पैसा? टैक्स पेयर्स को तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना कि वहां से उठाओ पैसा दो। भाई, अगर बोर्ड इंडिविजुअल तौर पर रन कर रहा है तो उसके पास भी तो फंड आ रहे होंगे। 200 करोड़ रेवेन्यू आ रहा है, ये बताते हैं, इससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए, एक देश के बराबर जमीन है। नहीं, ये तो बहुत कम बताते हैं। क्यों पैसा दे टैक्स पेयर, क्यों पैसा? अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग आप देखो, भारत में 32 वक्फ बोर्ड चल रहे हैं टोटल, स्टेट वाइज 32 वक्फ बोर्ड में किसी एक भी वक्फ बोर्ड में, बाकी और तो छोड़िए, मुस्लिम महिला भी नहीं है, अपनों का ये वो नहीं कर, मतलब सारे के सारे पुरुष। और उसमें भी ज्यादातर वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन उठा के देखिए तो पर्टिकुलर, मतलब एक मुस्लिम्स में भी एक कम्युनिटी है, ऐसा नहीं इंक्लूसिव है कि सब लोग हों। हमारा ये कहना है कि जब भारत में एक संविधान कहता है एक देश एक विधान होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड के लिए अलग से क्यों चलना चाहिए? आप यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाइए, आप यूनिफॉर्म ट्रस्ट कोड बनाइए, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाइए। हिंदी में कहते हैं एक देश एक संपत्ति संहिता, एक देश एक धर्मस्थल संहिता, एक देश एक दान संहिता। जिसको जिसको दान करना है सबका रजिस्ट्रेशन एक जगह होगा, सबके मुकदमों का विवाद एक होगा। ऐसा क्यों होना चाहिए कि अगर हिंदू के अगर मठ मंदिर की जमीन का विवाद है वो तो कोर्ट में चलेगा? इतनी शक्तियां तो हिंदू में, जो हमारे जो ये है अपने, अगर आप देखेंगे संगठन, उनके पास नहीं है। नहीं, भारत के वक्फ बोर्ड के पास, पहली बात तो भारत के वक्फ बोर्ड जैसा, वक्फ पैक्ट जैसा कानून पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है, सऊदी ओमान में नहीं है, ना अबू धाबी, ना अरब, ना दुबई, ना कुवैत, कहीं नहीं है, गल्फ कंट्रीज में नहीं है। और एक बात मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड जो काम कर रहा है ना, वो अन इस्लामिक काम कर रहा है, अन कुरानिक काम कर रहा है। ये पूरी गंभीरता के साथ बता रहा हूँ।
कुवैत, अबू धाबी, दुबई, बहरीन, ऐसे बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं। और वहाँ जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ वहाँ पे एक भी मज़ार नहीं है, क्योंकि मज़ार बनाना, मज़ार पे जाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, हराम है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, हराम है। इसलिए पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज में, अरब देशों में आपको एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी। पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम माना गया है, इसलिए पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज में आपको पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। और भारत में आप देखिए मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं और उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा रहा है। तो एक तरीके से मज़ार बना बना के, दरगाह बना बना के वहाँ पे वक्फ बोर्ड अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, और उसके नाम पे कोई कुछ करेगा कोई नहीं। कुछ कर नहीं रहा है, जबकि वो अन कुरानिक है, अन इस्लामिक है। इस्लाम में उसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि धर्म से जोड़ दिया ना सर, धर्म से जोड़ दो, उसके बाद कोई क्या ही करेगा। सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम में कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत हो नहीं सकती। बुत परस्ती हराम है। बुत परस्ती हराम का मतलब मंदिर भी जाना हराम, किसी के समाधि स्थल पे जाना हराम। तो जब किस मंदिर जाना हराम हुआ तो मज़ार पे जाना हलाल कैसे हो गया, फिर मज़ार में जाना जायज़ कैसे हो गया। तो आप इसीलिए देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे G20 का सम्मेलन चल रहा था, सारे राष्ट्राध्यक्ष आए थे, सब लोग गांधी जी के समाधि स्थल पे गए, लेकिन अरब के किंग नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो गांधी की समाधि स्थल, जिसको हम समाधि स्थल कहते हैं, वो उसको मज़ार मानते हैं या उसको दरगाह मानते हैं या किसी व्यक्ति का वहाँ पे है ना, इसीलिए मानते हो। तो मज़ार, दरगाह ये तो इस्लाम में हराम है। पता नहीं वक्फ बोर्ड इसको कैसे प्रमोट कर रहा है और मुस्लिम उसका समर्थन कर रहे हैं कायदे से। तो इसके खिलाफ फतवा आना तो फिर ये तो बात है ना कि आप अपने धर्म में लिखी हुई बातों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये धर्म को आगे बढ़ाना और उसकी बातों को इंपॉर्टेंस देना कैसे हो गया, और इनका विरोध क्यों नहीं हुआ कभी? भाई बड़ी सीधी सी बात है, कुरान अलग अलग है नहीं। कुरान वही है जो अरब में है, भारत में है, और वास्तव में इस्लाम वहीं से शुरू हुआ। तो वहाँ पे जो अथॉरिटी है, वहाँ पे जो कस्टम है, वहाँ पे जो ट्रेडिशन है, आपको उसी को तस्लीम मानना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं कह सकते कि भैया हम जो मान रहे हैं वो ठीक है। तो सर इतने सालों में किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? भाई मैं कह रही हूँ, चलिए कुछ लोग होंगे जिनको वक्त से हो सकता है फायदा हो रहा हो, वो इसलिए ना उठाना चाहे, बाकी लोग वो क्यों चुप थे? बाकी मुसलमान क्यों चुप थे? बाकी लोगों को जानकारी का भी अभाव है, जो बोलना चाहते हैं उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। बहुत पावरफुल बॉडी हो चुकी है, नेताओं का इसमें बहुत बड़ा खेल है और पैसे खूब आ ही रहे हैं। भाई 10 लाख पावरफुल बॉडी तो बनाया गया है ना, पावरफुल बॉडी बना दिया गया। वक्फ तो इसलिए रखा गया कि भाई जो मुस्लिम्स हैं इनको एक राइट डायरेक्शन में चीजें मिलती रहे, इनका हित होता रहे, जो इन्होंने मकसद रखा। नहीं, मैं इसको क्लियर कर दूं। वक्फ का मतलब क्या होता है? दान करना। दान करना, ठीक है, दान करना। तो दान तो सब करते हैं। बहुत सारे हिंदू जिनके बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, वो अपनी जमीन मंदिर के नाम पे दान करते हैं, धर्मशाला बनाने के लिए दान करते हैं, बाकी अलग अलग कामों के लिए दान करते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि हिंदू दान नहीं करते, हिंदू भी दान करते हैं, क्रिश्चियन भी दान करते हैं, पारसी भी दान करते हैं, ईसाई भी दान। तो बाकी सब लोगों को दान करने के लिए ऑलरेडी एक आपके पास चैरिटी एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और वहाँ बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। आप जाइए अपना तहसीलदार के यहाँ जाइए, SDM के ऑफिस में जाइए और बताइए कि मैं अपनी 10 एकड़ ज़मीन इस मंदिर के नाम डोनेट कर रहा हूँ, एक मैं यहाँ धर्मशाला बनाऊंगा, एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, जो भी करूंगा, चैरिटी करूंगा, गरीब बच्चों के लिए कुछ करूंगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो नेहरू जी को क्या पड़ी थी कि, और किस देश से उन्होंने सीखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, किस देश को उन्होंने आइडिया लिया कि उन्होंने एक अलग से वक्फ बॉडी बना दिया, वक्फ एक्ट बना दिया, और बाद उनके जो नीचे वाले आए वो एक के बाद एक उसको मजबूत करते चले गए। मेरा ये मानना है ये खत्म होना चाहिए, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं। एक और बात, जो वैसे हो हल्ला कर रहे हैं कि सरकार की नीयत हथियाने की है ज़मीन, उनके ऊपर तो माधवी लता जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि इन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड जो है केवल हिंदुओं की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया है, वक्फ बोर्ड ने बहुत सारे मुस्लिम्स की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। जो गरीब है ना मुस्लिम, वो भी परेशान है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके केस जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे हैं, जयपुर हाईकोर्ट में चल रहे हैं, आपके अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाईकोर्ट में पिटीशन। तो ये फिर कैसे अधिकारों की मुस्लिमों की बात करते हैं जब ये खुद जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? ओवैसी, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब मैंने ये वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया, मेरे पास 100 से ज्यादा मुस्लिम्स के फोन आए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और आज भी जब ये आया कि भाई पार्लियामेंट में बिल आ रहा है, तो मेरे पास दुनिया भर के फोन आ रहे हैं। बूंदी से फोन आ रहा है, राजस्थान में, इधर से अलवर से फोन आया है। मतलब मुसलमान खुश हैं? हाँ, खुश हैं। मतलब ये ओवैसी जो बात कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिमों के लिए देखिए हित हो जाएगा धर्म में, आप वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे संविधान ले आ रहे हैं, कह रहे संविधान में आप बदलाव कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, जब संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं ओवैसी साहब को चैलेंज करता हूँ, इस भारत के संविधान में एक बार वो मुझे WAQF वक्फ
वक्फ शब्द दिखा दे, ट्रिब्यूनल और बोर्ड और बाकी सब तो छोड़ो, केवल WAQF ये 4 अक्षर मुझे भारत के संविधान में दिखा दे, मैं मान लूंगा ओवैसी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं, एग्जैक्टली लाइन में बताती हूँ, ये संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। तो संविधान में तो कहा नहीं गया कि लोगों को गलत नहीं, उसको एक्सप्लेन वो क्या है, उसका क्या मतलब? वो बार-बार आर्टिकल 25 पे झूठ बोलते रहते हैं, मिसलीड करते हैं। पहली बात तो संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जगह कब्जा करने का अधिकार नहीं है। संविधान में सच बोलने का अधिकार है, संविधान में झूठ बोलने का अधिकार नहीं। तो फिर एक बात मुझे बताइए ना, अगर आप ये बात कह रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की, आजादी की बात करते हैं, आप वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, तो फिर जो ये कोर्ट दे रहा है, जिसमें हमने ज्ञान व्यापी को लेकर दिया, अयोध्या को लेकर दिया, तो फिर इसमें क्यों ये कहते हैं कि नहीं गलत कर दिया? ओवैसी के साथ अच्छी बात यह है कि वो पढ़े लिखे हैं, संविधान जानते हैं, कानून जानते हैं, और ओवैसी ये भी जानते हैं कि मुस्लिम समाज में ज्यादातर लोग कानून को नहीं समझते, संविधान को नहीं समझते। चूंकि दाढ़ी वाढ़ी ओवैसी साहब बढ़ा लिए हैं, तो वो भी मानते हैं कि वो जो कहेंगे सब उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, मानेंगे, देखेंगे। भाई ओवैसी साहब देखिए हमेशा टोपी लगा के रखते हैं, दाढ़ी बना के, दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, तो वो उन्होंने इसलिए किया हुआ कि उनकी बात सब सुनते रहें। वो ओवैसी साहब की 90% बातें झूठ होती हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी आप किसी भी मुद्दे पे आइए, हमारे साथ ओवैसी को बैठा लीजिए। एक बार मैं ओवैसी जी को खुली चुनौती देता हूं, एक बार आए वो मुझसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बहस कर लें, वक्फ एक्ट पे बहस कर लें, माइनॉरिटी कमीशन पे बहस कर लें, वो जिस 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार पे बहस कर लें, तहर्रुस पे बहस कर लें, 4 शादी पे बहस कर लें, वो जिस पे बहस करना है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे बहस कर लें। तो जो सुई है वो इसी पर अटकती है जो आपने भी जिक्र किया। मैं कहता हूँ फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन की बात करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आपकी आजादी वहीं तक है जहां पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब किसी की संपत्ति थोड़ी ना ले लेंगे आप इमोरल काम नहीं कर सकते, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सकते, आप किसी की संपत्ति नहीं ले सकते। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप पार्कों पे कब्जा कर लोगे, जंगल पे कब्जा कर लोगे, सड़क के किनारे कब्जा कर लोगे, रेलवे लाइन के किनारे कब्जा कर लोगे। संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे आप मजार बनाओगे? संविधान में ये कहाँ लिखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे दरगाह बनाओगे? अच्छा छोड़ो, संविधान तो छोड़ो, वो तो कुरान को मानते हैं ना। मैं तो ओवैसी साहब को चैलेंज करता हूं कि आप कुरान में एक जगह मुझे मजार दिखा दीजिए, एक जगह दरगाह दिखा दीजिए, बाकी तो छोड़िए। मैं ओवैसी साहब को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हमारे बड़े भाई हैं, उनको बड़ी विनम्रता से चैलेंज करता हूं कि भारत के संविधान में वक्त तो है नहीं, वो तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। मैं तो आपको कह रहा हूं कुरान में बार बार संविधान 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 ये रटते क्यों रहते हैं? क्या ये कहें कि संविधान को ये जो एक्चुअल भाई राइट दिया है देश को, संविधान में हर नागरिक के लिए अधिकार है, क्योंकि उसको ही इन्होंने हथकंडा अपना लिया अपने लिए। मैं तो कह रहा हूं कि संविधान में न वक्फ बोर्ड की बात है, न हिंदू बोर्ड की बात है, न जैन बोर्ड की बात है, न सिख बोर्ड की बात है, न भाई बोर्ड की बात है। इनको पढ़ना चाहिए भारत। नहीं, संविधान वो पढ़े हुए। अश्विनी जी क्लास लगाने वाले हैं, मुझे लगता है कि आप एक स्पेशल क्लास लगाएंगे संविधान की कि आइए ओवैसी जी मैं आपको बताता हूं कि क्या है संविधान। आपके माध्यम से ओवैसी जी को कह रहा हूं कि एक बार आए, मैं उनको संविधान की इंटरप्रिटेशन करके मतलब अश्विनी जी की पाठशाला एकदम। मैं ओवैसी जी को खासतौर पे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बाकी पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमियत में लोग उतनी संविधान की बात नहीं करते, बार बार वो करते हैं, और वो बैरिस्टर हैं, वो बाहर से पढ़ाई वढ़ाई करके आए हैं। मेरे को नहीं लगता वो कौन सा जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं है कि मैं अपनी बात को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कहूंगा तो और स्ट्रांग होगी, लोग विश्वास कर लेंगे। मैं भारत के फिर से ओवैसी से पूछ रहा हूं, ओवैसी जी भारत के संविधान में WAQF वक्फ का शब्द कहां लिखा है वो बताइए। और ओवैसी जी से दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, होली कुरान में मजार और दरगाह कहां लिखा हुआ है? मुझे बताइए किस सूरा में लिखा हुआ है? ओवैसी जी इंतजार रहेगा, मुझे अश्विनी जी जो बोल रहे हैं इस पर आप भी जवाब दें। एक बात और मैं कह रही हूँ, देखिए ये ओवैसी तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये भी कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जो हितधारक है, इन्होंने अपना हितधारक खुद को कह रहे हैं, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड का इतिहास समझ लीजिए। पर्सनल लॉ बोर्ड 1973 में बनाया गया एक NGO है, उसकी स्थिति वही है जो बाकी NGO की है। भारत में 25 लाख NGO चल रहे हैं, उसी में एक NGO है जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऐसे कल को एक हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बना लें तो हम क्या हिंदुओं के ठेकेदार हो जाएंगे क्या? कोई एक जैन पर्सनल लॉ बोर्ड बना ले तो पूरे देश के जैन का ठेकेदार हो जाएगा क्या? कोई एक बौद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड बना ले तो सारे बौद्धों का ठेका उसके पास आ जाएगा क्या? कोई एक जो है अपना पारसी यहूदी पर्सनल लॉ बोर्ड बना ले तो सारे यहूदियों को ठेका उसके पास आ जाएगा क्या? अरे भैया भारत संविधान से चलता है। मैं इसलिए कहता हूं चूंकि इस पर्सनल लॉ बोर्ड को इतनी अहमियत दे दी गई, इतनी अहमियत दे दी गई कि धीरे धीरे वो समाज में ऐसा दिखने लग गया कि ये तो कोई सामाजिक संगठन है, या ये कोई धार्मिक संगठन है, या ये कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी संगठन है। ना वो सामाजिक संगठन, ना वो धार्मिक संगठन,
वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत रजिस्टर किया हुआ है कि मगर आप ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कि किसने तुष्टिकरण कराया? की राजनीति है। रजिस्ट्रेशन किसने कराया? इंदिरा जी ने। ये पर्सनल लॉ बोर्ड 1973 में इंदिरा जी ने बनवाया था। और किस लिए बनवाया था? केवल अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने। मैं ये कह रही हूँ कि जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसकी वजह से ये जो बोर्ड से स्ट्रांग हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो मोदी सरकार इनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है, वो कहूँ कि वो रियलिटी होगी, लोगों को अब अधिकार उनके मिलेंगे। मुस्लिम समाज में ही महिलाओं की खास तौर पर बात करें, अब उनको उनके सही अधिकार मिलने वाले। देखिए, एक मैं बता दूं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं बिल्कुल भारत के संविधान की स्पिरिट में कर रहे हैं। योगी जी जो काम कर रहे हैं बिल्कुल भारत के संविधान की स्पिरिट में कर रहे हैं। वास्तव में संविधान इफेक्टिवली लागू होना शुरू हुआ है 2014 के बाद से। उसके पहले कांग्रेस ने 50 से ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए हैं। और मैं आपको श्वेता जी बता रहा हूं, कांग्रेस के 25 कानूनों को तो मैंने चैलेंज किया है। अरे माइनॉरिटी कमीशन एक्ट मैंने चैलेंज किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने चैलेंज किया, वक्फ बोर्ड को मैंने चैलेंज किया, 2004 का माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट मैंने चैलेंज किया हुआ है। कांग्रेस के 50-25 कानूनों को मैंने चैलेंज किया हुआ है, सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने बाकायदा एक्सेप्ट किया है, सरकार को नोटिस जारी हुआ है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगले 5 साल के अंदर ये जितने संविधान विरोधी कांग्रेसी कानून सब खत्म होंगे, एक एक करके। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस चूंकि हमेशा संविधान बचाओ की बात करती है, राहुल गांधी संविधान लेकर के हाथ में चलते हैं, तो आप ये मान के कह रहे हैं कि चूंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन देश के हर एक आदमी को नहीं पता है, इसका फायदा इन लोगों ने उठाया अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को स्ट्रांग करने के लिए। एक कहावत है ना, चोर मचाए शोर। वास्तव में संविधान की धज्जियां तो ये लगातार उड़ा रहे हैं, 1950 से उड़ा रहे हैं। 1954 में जब संविधान सभा बन गई, बोला सबके लिए कानून होना चाहिए, तो नेहरू जी की क्या ड्यूटी थी कि 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करते, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट खत्म करते, 1937 का शरीयत एक्ट खत्म करते और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते। तो क्या अब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। सरकार बढ़ रही है, सरकार के मैनिफेस्टो में है, हमें पूरा विश्वास है। मोदी जी बहुत जल्दी भारत में एक वन नेशन वन सिविल कोड लागू करेंगे। जैसे ये वक्फ एक्ट के स्थान पे वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड हो जाएगा, ऐसे ही जो अलग अलग अपने पर्सनल लॉ चल रहे हैं, पारसी का अलग, अपना क्रिश्चियन का अलग, मुस्लिम्स का अलग, ये सब खत्म करके भारत में वन नेशन वन सिविल कोड होगा, 100% होगा। मैनिफेस्टो में भी है, संसद में पहले प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, हमें पूरा भरोसा है बहुत जल्दी। नहीं तो हम क्या इसको, जो अभी सरकार कदम उठा रही है, क्या इसको हम इससे जोड़ करके देखें कॉमन सिविल कोड से? उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए क्या है कि जब हम वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, तो वन नेशन वन लॉ का मतलब केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ। वन नेशन वन लॉ का मतलब वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन टैक्स कोड, वन नेशन वन एजुकेशन कोड, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड, वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड, वन नेशन वन सिविल कोड, वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड। तो भारत का संविधान, मतलब भारत एक है। हाँ। और उसमें जो भी चीजें होंगी वो एक ही होंगी। भारत ये कहता है कि लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कामरूप तक जो कानून बनाओ सबके लिए एक बनाओ, अलग अलग मत बनाओ, रिलीजन के आधार पे मत बनाओ। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे एक और बात की चर्चा चल रही है कि देखिए अब क्या है, जो वक्फ बोर्ड है उसको उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उनको बाकायदा रजिस्टर कराना होगा कोर्ट में। तो क्या ये लगता है कि किसकी बात चल रही है सोशल मीडिया पे कि इनके हाथों से जमीन निकल जाएगी, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा? नहीं, उनके यहाँ से जमीन क्या निकलेगी? स्वाभाविक सी बात, जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं निकल जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ अवैध कब्जा कर रखा उसको छोड़ना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि ये जो सरकार ने एक स्टेप उठाया है, इसके बाद इनसे जो जमीनें खाली कराना कितना चैलेंज होगा? नहीं, कोई भी काम देखिए, चूंकि ये पेड़ 1954 में लगा था, अब इसको ठीक करने का काम 2024 में हो रहा है, तो आपके 70 साल बीत चुके हैं, तो पेड़ थोड़ा मजबूत हो गया है। तो जब पेड़ मजबूत हो जाता है तो उसको काटना, उसको छांटना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। जब ये सरकार आर्टिकल 370 खत्म कर सकती है, 35A खत्म कर सकती है। वक्फ की बारी 5 अगस्त के लिए ही तय थी। मेरा ये मानना है कि वक्फ बोर्ड अब खत्म होगा, अब इसको कोई बचा नहीं पाएगा। अब वक्फ बोर्ड इतिहास हो गया, जैसे 35A इतिहास हो गया, 370 इतिहास है, ऐसे वक्फ बोर्ड अगर ये जिंदा भी रहेगा तो अब इसके पास वो शक्ति नहीं रहेगी जिसके दम पे ये तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर पे कब्जा कर रहा था। वक्फ बोर्ड अमीरों को नोटिस भेज भेज के वसूली करता है, गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनको कन्वर्जन करता है। वो गरीब बेचारा आदिवासी ट्राइबल जब सुनता है उसकी जमीन जाने वाली है तो पूछता है अच्छा क्या करूं, बोले कन्वर्ट हो जाओ बच जाएगी। ये खेल भी चल रहा है, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है, इस पे लोगों का ध्यान नहीं गया है और ट्राइबल एरिया में खूब काम हो रहा है। आप ये देखिए, आपके हिमाचल के जंगल कब्जा होते चले जा रहे हैं। हिमाचल में जंगल, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सब देख रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हो, कोई कुछ नहीं उत्तराखंड में धामी सरकार ने सैकड़ों की संख्या में मजारें तोड़ी हैं। क्यों तोड़ी? असम में भी हुआ। असम में भी हुआ।
और मैं तो कह रहा हूं पूरे देश की सरकारों को मजार दरगाह तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मजार और दरगाह अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, और इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। कुरान में कहीं मजार दरगाह बनाना, मजार दरगाह पे जाना, इसको हराम माना गया। तो एक बात बताइए, आप ये इतने स्ट्रांगली कह रहे हैं, तो जो मुस्लिम धर्मगुरु टीवी पर आकर इतना ज्ञान देते हैं, वो अपनी कौम को क्यों नहीं बताते हैं कि उन्हें धर्म का पालन कैसे करना चाहिए? देखिए, वो तो मजार दरगाह के लाभार्थी है ना, जैसे बहुत सारी योजनाओं के लाभार्थी होते हैं ना, तो ये जो धर्मगुरु हैं ये उसके लाभार्थी हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बहुत विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, हमें संविधान का ज़्यादा ज्ञान है, हमें कुरान का कम ज्ञान है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जो अपने आप को मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं, वो कुरान में से मुझे वो सूरा बताएं, वो आयत बताएं जहाँ ये लिखा है कि मज़ार बनाना चाहिए और मज़ार पे जाना चाहिए, दरगाह बनाना चाहिए, दरगाह पे जाना चाहिए। वो कुरान का वो आयत बताएं जहाँ ये लिखा हुआ है कि मरने के बाद पक्का कब्रिस्तान बनाना चाहिए। भाई हमने तो ये जो सुना है कि अरब में बड़े बड़े शेख जो सोने चांदी के प्लेट में और सोने के चम्मच से खाना खाते हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, वो भी रिसाइकिल होती रहती है। तो भारत में पक्का क्यों हो रहा है? जमीन हथियाने का तरीका भी होगा ना ये तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड केवल संविधान विरोधी नहीं है, वक्फ बोर्ड इस्लाम विरोधी भी है। तो आपको लगता है कि लोगों की आंखें खुलेंगी? इतना सच आपने चूंकि बताया सबका, ये जो एक तरह से कहूँ कि माइनॉरिटी की जो बात रखते हैं, अपने अधिकारों की जो चिंता करते हैं, इनको खुद बोलना पड़ेगा, खुल करके सामने आएंगे। देखिए, इसके लिए तो मैं जो सामने हमारे बैठे हुए आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, इस वीडियो को अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे हर जगह डालिएगा ज़रूर। इस विषय को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। केवल हिंदू के बीच में नहीं, जैन, बौद्ध, सिख के बीच में, मुस्लिम भाइयों के बीच में इसको पहचाना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड की करतूत क्या है, वक्फ बोर्ड बना कैसे है, ये काम क्या कर रहा है। ये वक्फ बोर्ड संविधान विरोधी है, वक्फ बोर्ड इस्लाम विरोधी है, वक्फ बोर्ड कुरान विरोधी है। ये सब बातें जन जन तक पहुंचे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइएगा। अच्छा, ये देखिए, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं ये भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा बदलाव हुआ है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो रियलिटी जानते हैं। वो कहते हैं कि गलत है भाई, जमीन आपने कैसे ले ली, छोड़िए इस जमीन को। तो इसको भी तो इनको समझना चाहिए, वक्फ बोर्ड को, जो इतने हितैषी और इतने हिमायती बनते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, उसके बच्चे नहीं हुए, अब वो महिला चाह रही है कि भाई अपनी जमीन अपने भतीजे को दे दे, वो महिला चाह रही है अपनी जमीन अपने भांजे को दे दे, वो महिला चाह रही है अपनी जमीन अपनी देवर को दे दे। तो ये वक्फ बोर्ड कौन होता है उसकी जमीन को कब्जा करने वाला? मैं ये तो पूछ रहा हूँ। मान लीजिए किसी मुस्लिम बहन को बच्चे नहीं हुए, और चलो मान लो हम कह रहे बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, तो उस महिला को अधिकार होना चाहिए कि अपनी जमीन अपने घर अपने जमाई को दे दे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दी, वो जमीन अपने दामाद को दे दे। तो ये वक्फ बोर्ड करा, नहीं 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 नहीं, बेटा है तब अपनी जमीन बेटे को दे सकते हो, ना दामाद को देने दूंगा, ना भांजे को देने दूंगा, ना मौसी को देने दूंगा, ना चाची को देने दूंगा। ये मतलब ये तो दादागिरी वाली बात हो गई ना। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ आपसे, चूंकि मेरा मतलब ये मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी कि सरकार ने कदम उठाया, आप खत्म कर रहे हैं, और उस तरफ बहुत सारे उन्होंने संशोधन, 40 एमिटमेंट्स की उन्होंने बात कर दी है, ऑलमोस्ट सारे एमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। मुझे ये आज तक एक बात नहीं समझ में आती है कि ये महिलाओं के हितों की बात क्यों नहीं करते। 3 तलाक मोदी सरकार ने खत्म करवाया, महिलाओं को कहीं ना रिप्रेजेंटेशन देंगे ना कुछ, और जब महिलाओं की बात करते तो कहते नहीं हमारे कानून तो बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। मैं आपको कहते नहीं एकदम प्रमाण बताता हूँ। मैंने 4 शादी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और वो मामला अभी 5 जजों को रेफर हो चुका है। उसका विरोध कौन कर रहा है? पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीन अपना देवबंद कर रहा है, ठीक है। मैंने हलाला को चैलेंज किया, कौन विरोध कर रहा है? पर्सनल लॉ बोर्ड। और पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ओवैसी जी पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और पढ़े लिखे हैं, संविधान जानते हैं, कानून जानते हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, विदेशों में महिलाओं की क्या स्थिति वो जानते हैं, लेकिन फिर भी विरोध कर रहा है। मैंने तलाक़े हसन को चैलेंज किया, पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है। मैंने तलाक़े अहसन को विरोध किया, पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है। हमने तलाक़े बाइन को विरोध किया, पर्सनल लॉ बोर्ड चैलेंज कर रहा है। हमने तलाक़े किनाया को चैलेंज किया, पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध चैलेंज कर रहा है। हमने मुताह को चैलेंज किया, फिर उसका विरोध हो रहा है। हमने मिस्यार को चैलेंज किया, उसका भी विरोध। सारा विरोध करने वाले ओवैसी। और ये जो मैंने नाम लिया, ये सब विदेशी कुरीतियां हैं। आपको मैं बताऊं कि भारत के अंदर जो कुरीतियां शुरू हुई, उसको खत्म करने के लिए कानून बना। छुआछूत भारत में आया, कानून बन गया। सती प्रथा आई, कानून बन गया। लेकिन जो चंगेजों के साथ यहाँ कुरीति आई, मंगोलों के साथ जो कुरीति आई, मुगलों के साथ जो कुरीति आई, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, मुता, मिर्यास, मिस्यार, तहर्रुस, 4 शादी, हलाला, ये सब भारत की कुरीति नहीं है, ये विदेशी कुरीति है। वहाँ नहीं है अब, लेकिन यहाँ है अभी भी। और जहाँ पे ये कुरीतियां शुरू हुई थी, वो कुरीतियां वहां बंद हो चुकी हैं, और ये कुरीतियां भारत में ढोए जा रहे हैं। और कौन ढो रहा है? ओवैसी, पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे तथाकथित धर्मगुरु, तथाकथित मौलवी। सोचिए जरा आप।
भाई ये तो महिलाओं के अधिकार की बात है और उसमें बात होती है तो इनको दिक्कत होता है। अब देखिए देखिए अब मैं एक चीज बता दूं, ओवैसी कुछ भी कर लें, अब इस भारत में एक देश एक विधान चलेगा। अलग से वो जो फूफा बनने वाला जो कोशिश थी कि मैं तो फूफा हूं, मुझे तो विशेष दर्जा चाहिए, तो मुझे नाराज होकर बैठे रहे। हाँ, फूफा होकर नाराज होकर बैठे रहे वो ठीक है, लेकिन अब फूफा को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा और ना मनाया जाएगा, ना मनाया जाएगा। इतने दिन बहुत फूफा बन लिए, खूब अपना विशेष दर्जा लेके घूमे, खूब अपनी मान मनोबल किए जब तक कांग्रेस का था। अब भैया तुम फूफा हो, नाराज होकर बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो देश में एक देश एक विधान चलेगा, वन नेशन वन लॉ चलेगा। चाहे वो जमीन जायदाद का मुकदमा हो, चाहे महिलाओं का अधिकार का मुकदमा हो, चाहे वो सिविल राइट का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, जो भी होगा, न विशेष दर्जा, न विशेष तालीम, न विशेष कुछ, अब चलेगा एक देश एक विधान। इसीलिए आपको लगता है कि सरकार ने कदम उठाया वक्फ बोर्ड इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड, वन नेशन वन सिविल कोड, वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड, वन नेशन वन पिनल कोड। जो कानून होना चाहिए सबके लिए लागू होना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होए न प्रीत। कानून कठोर होगा, कानून का भय होगा, फिर लोग ठीक से रहेंगे। क्योंकि मैंने ये भी देखा, कानून के कठोर होने के साथ इसका पालन करवाना भी जरूरी है। पालन करवाना बिल्कुल जरूरी है। आप वैसे भी देख लीजिए, जो अपराध भारत में है इतना अपराध दुबई में नहीं है, जितना अपराध भारत में इतना अपराध कुवैत में नहीं है, जितना अपराध भारत में उतना अपराध सिंगापुर में नहीं है। जिस तरीके की घटनाएं भारत में होती रहती हैं आए दिन, कभी यहाँ सूटकेस, और निरपेक्ष होने का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ पे इसी संविधान की लिबर्टी का फायदा उठा रहे हैं, हिंदुओं के सहिष्णु होने का फायदा उठा रहे हैं। हिंदू सहिष्णु है, वो सोचता है कोई बात नहीं, तो इनको लगता है सब ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि अब इसका इलाज करने की जरूरत है और इलाज शुरू हो चुका है। अच्छा, एक और बात, जो वक्फ पर एक्शन सरकार ने लिया है, इसका क्या असर आप देख रहे हैं पूरी सोसाइटी पे? क्योंकि बहुत चिंता का विषय, आपने डेमोग्राफी की बात की, बहुत सारी चीजों की आपने बात की, आप आगे फ्यूचर इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अब धीरे धीरे करके जो यहाँ पे वो एक विशेष दर्जा मिला हुआ था, एक विशेष अपने आप को ताकत मिली हुई थी, वो ताकत खत्म होगी। सबको एक समान अधिकार मिलेगा और वक्फ बोर्ड की मनमानी रुकेगी। वक्फ बोर्ड की मनमानी रुकेगी तो इसके लिए पूरे भारत को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। तो ये तो कोर्ट चले जाएंगे इसके अगेंस्ट, ऐसा भी हो सकता है? कोर्ट जाके कोई फायदा नहीं। हमने वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया, वक्फ पैट को चैलेंज किया, वो ऑलरेडी कोर्ट आ चुके हैं, हमारी पीएल का विरोध करने आ चुके हैं। ऐसा नहीं कोई आए नहीं, ऑलरेडी हैं, लेकिन उनके पास कोर्ट में विरोध करने का कोई उनके पास लॉजिक नहीं मिल रहा है। इसलिए वो टीवी पे हंगामा कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि मेरे को भारत के जो आदमी वक्फ की बात करे, मैं सबसे पूछता हूं, जो आदमी वक्फ बोर्ड के समर्थन, उससे पूछ लो कि भारत के संविधान में WAQF वक्फ 4 ये शब्द है कहां? और ये खुला चैलेंज दे रहे हैं अश्विनी जी, भाई आइए बताइए कहां है। हो सकता है इन्होंने देखा हो सकता है इनकी नजर कमजोर हो गई हो, लेकिन वो लोग जिनकी नजर हमेशा एक तरह से कहें कि सिर्फ और सिर्फ दोहरेपन के जरिए अपने को स्थापित करती रही है, उनको चैलेंज है। क्यों अश्विनी जी? बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप कोई अगर जज इसके समर्थक हैं, जज साहब आ जाएं सामने, ओवैसी साहब बड़े, वो तो बैरिस्टर हैं, बाहर से वकालत करके आए, वो आके मुझे इस पे एक बार चर्चा कर लें, बहस कर लें, या जिसको भी लगता है कि वक्फ बोर्ड जाएगा। अश्विनी जी, आप एक बात मैं और समझना चाहती हूँ, जो कि आपने बार बार ओवैसी का जिक्र किया, ओवैसी, तो क्या ओवैसी आपको ऐसे लगते हैं कि वो अपनी ही कौम को बरगला रहे हैं, अपनी ही कौम का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद के फायदे के लिए? मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ओवैसी हैं, सबसे बड़े दुश्मन। क्योंकि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, वो चाहते हैं कि मुस्लिम्स का पिछड़ापन बढ़ा रहे। क्यों? वो चाहते हैं कि मुस्लिम, क्योंकि जब पिछड़ा रहेगा, वो गरीब रहेगा, तो उनकी बात सुनता है। तो आप पिछड़ों की बात कैसे कह रहे हैं? उन्होंने तो इतने सारे स्कूल बनवाए हैं और इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नहीं, तो फिर कैसे पिछड़ापन है? ये तो उनका दोहरा मापदंड है। वो एक तरफ कहते हैं सच्चर कमेटी कह रही मुस्लिम पिछड़े हैं, कई बार तो वैसे खुद ही कहते हैं कि मुस्लिम दलितों से भी पिछड़े हैं, कई बार खुद ही कह चुके हैं। एक तरफ कहते हैं पिछड़े हैं, एक तरफ मैंने काम भी किया। अगर आपने काम किया तो अगड़े क्यों नहीं हो गए, और आपने अगर पिछड़े हैं तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया, तो झूठ है उनका। मेरा ये मानना है कि कभी भी वो मुस्लिम्स को भारतीय नहीं बनने दे रहे हैं। और मुस्लिम क्या, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। अल्टीमेटली जो भारत में मुस्लिम है, एक्चुअल में वो है तो कन्वर्टेड हिंदू। कोई 400 साल पहले, कोई 500 साल पहले, अल्टीमेटली हमारे और उनके पूर्वज ऐसा नहीं कि अलग अलग है। भारत में जो लोग भी हैं, अगर आप उनकी 5 पीढ़ी का इतिहास उठा के देख लीजिए, 8 पीढ़ी का इतिहास देख लीजिए, तो सारे या तो कोई यादव निकलेगा, कोई पटेल निकलेगा, कोई शर्मा निकलेगा, कोई जो है त्यागी निकलेगा, कोई चौधरी निकलेगा, कोई गुजर निकलेगा, कोई जाट निकलेगा। आप ये कह रहे हैं अश्विनी जी, आप ये कह रहे हैं कि इनकी ये कोशिश है कि एक ऐसा वक्त ले आओ जहां किसी से पूछो कि आप कौन हो, तो वो खुद को मुस्लिम बोले, ना कि भारतीय बोले। यही दिक्कत हो रही है। और इसीलिए ये एक इनकी बहुत बड़ी, मतलब मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि जो 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को कांग्रेस ने बदला, उसको भी ठीक करें।
राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बना तो वो देश के सभी स्कूलों पे लागू होता था। उसमें यह था कि 14 साल तक के बच्चे जहां भी पढ़ेंगे वहां राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होगा। उसका फायदा ये था कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां के अधिकारी, वहां के लोग जाएंगे, ऑडिटर ये देखेंगे कि वहां कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, ये सब था। लेकिन विरोध किसने किया? पर्सनल लॉ बोर्ड ने। विरोध किए किसने किया? जमीयत ने। और उस विरोध में कांग्रेस ने 2012 में राइट टू एजुकेशन के दायरे से मदरसों को निकाल दिया। तो नतीजा क्या हुआ? आज की डेट में मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी स्कूल पढ़ा, कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, पढ़ाने वाला कौन है, कुछ नहीं पता सरकार को। बाकी पूरे देश में मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने नियम दिया हुआ है मदरसों को। बाकी पूरे देश में आपको टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, टीटी बोलते हैं उसको। लेकिन मदरसे में टीचर बनने के नंबर मदरसों का है। मेरा ये मानना है कि उसको हमने चैलेंज किया हुआ, मैंने आपको बता दिया। कांग्रेस ने 50 महापाप किए हैं। वक्फ बोर्ड गया, कांग्रेस ने संसद के अंदर 50 महापाप किए हैं, 50। और उस 50 में से 25 को मैं चैलेंज कर चुका हूं। जो 2012 में इन्होंने मदरसे को निकाला है, मैं उसको भी चैलेंज कर चुका हूं। ये मतलब बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, बच्चों को भी नहीं। वो चाह रहे बच्चे पीछे रहे, वो चाह रहे हैं कि बच्चे मेन स्ट्रीम में आए ना, बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी आए ना, ताकि वो समझदार हो जाएंगे। बच्चे भारत का असली इतिहास पढ़ ही ना पाए। बच्चे वो पढ़े जो उनको मदरसों में सिखाई जाती है। और मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, ब्रेन वॉश हो रहा है। अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक ही नहीं, बस मदरसों में ये सिखाया जा रहा है। मदरसों में एक तरीके, भाई मदरसों में भारत की संस्कृति थोड़ी सिखाई जा रही है, मदरसों में भारत के पूर्वज थोड़ी सिखाया जा रहा है, मदरसों में भारत का असली इतिहास थोड़ी पढ़ाया जा रहा है। मदरसों में इतिहास कहाँ पढ़ाया जा रहा है? 15वीं शताब्दी के बाद वाला। अरे हमारा इतिहास तो हजारों साल पुराना है। मदरसों में राजा हरिश्चंद्र को नहीं मतलब पढ़ाया। आप ये कह रहे हैं उनको भारतीय नहीं बनाया जाता? नहीं, मदरसों में योग थोड़ी होता है, मदरसों में प्राणायाम थोड़ी होता है, मदरसों में अष्टांग योग थोड़ी सिखाते हैं। मदरसों में आपका जो है अपना योग, प्राणायाम, भारत का इतिहास, हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, ये सब थोड़ी पढ़ाया जाता है। तो वो लगातार वो एक तरीके से वो मुस्लिम बन रहे हैं मदरसे में, भारतीय नहीं बन रहे। बच्चों का पहले बच्चों को भारतीय बनाना जरूरी है, उसके बाद वो हिंदू मुस्लिम बने। बिल्कुल। तो ये अश्विनी उपाध्याय जी का एक तरह से चैलेंज भी है बहुत सारी बातों को लेकर, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं जो वक्त पर सरकार एक्शन ले रही है इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट होंगे। और एक तरह से कहें कि वो तमाम अश्विनी जो कह रहे हैं गलतियां, उन पे अब सुधार की तरफ सरकार तेजी के साथ एक्शन मोड में। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए और शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी हमारे से बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातों को रखने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो विषय हैं उन पर हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपके भी कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।